तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के तीन कौन कौन से पार्ट है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इनमें एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर है। हॉरिजॉन्टल, और इन तीनों का मतलब काम क्या है? चेक एंड बैलेंसेस का। ये बनाए ये क्यों गए हैं? चेक एंड बैलेंसेस। क्योंकि और कोई भी हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख ले, वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पावर एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेट कर दी जाती है, उससे मिसयूज का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, एक परसेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो बंदा बहुत अच्छा हो। चेक का मीनिंग क्या दे रहा भैया? चेक एंड बैलेंसेस मतलब एक दूसरे को रेगुलेशन, मतलब तेरे पे मैं नजर रखूंगा, मेरे पे तू नजर रखूंगा। समझ गया? मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कोई, सारी पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है, कुछ चीजें लेजिस्लेटिव परफॉर्म करेगी। ये कोई गलती करेगी तो इस पे लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकता है, ये कोई गलती करेगी तो ये एक्शन ले सकता है, ये दोनों कोई गलती करेंगे तो ये एक्शन ले सकता है। मतलब एक बंदे के हाथ में पावर कंसंट्रेट नहीं है। यही इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा हमारे में कौन सा पावर है? वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर कौन है अपना? सेंटर, स्टेट और आजकल PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है कि अगर तीनों में बराबर सेपरेशन ऑफ पावर्स हो जाए, तीनों में बराबर सेपरेशन ऑफ पावर हो जाए, मतलब अगर यही सीन हो जाए तो ये फिर यूएस बन जाता है। यूएस में क्या है भाई? सब इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी पे नहीं। लेकिन मोर और लेस इंडिया का क्या सिस्टम है कि यूनियन में बायस है, मतलब यूनिटरी बायस है इंडिया में। यूनिटरी बायस मतलब समझते हैं? मतलब झुका हुआ है हमारा संविधान सेंटर के प्रति, सेंटर में ज्यादा पावर कंसेंट्रेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब संविधान पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए आर्टिकल के लिए एक बहुत सिंपल सा मेथड है। किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए। जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसका जो आर्टिकल नंबर होगा, लेट से एक्स आर्टिकल नंबर है, तो उससे एनालॉजी मतलब समझते हो, समानता बैठेगी स्टेट की। मतलब जैसे हम, अगर मैं बताऊं, सेंटर में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे सुप्रीम अथॉरिटी प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन होगी? वो गवर्नर। मतलब अगर सेंटर में हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो स्टेट में कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। तो एनालॉजी ये है कि हमें 89 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? जो भी हमें बस आर्टिकल याद रखने हैं सेंटर के, अगर हम उसमें 89 ऐड कर देंगे तो वो सेम किसका आ जाएगा? स्टेट का आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर 61 प्रेसिडेंट का शुरू होगा और 61 में हम 89 जोड़ देंगे तो वो गवर्नर का आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें स्टेट के लिए अलग से आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेट से कोई भी अगर सेंटर का कोई भी रूल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड 75 में दे रखा है कि एक वो होना चाहिए, COM होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए सेंटर में, पार्लियामेंट में। तो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला कितने में मिलेगा? 75 प्लस 89। मतलब हमें स्टेट के आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमारा मकसद ये रहेगा कि हम एक बार अच्छे से पढ़ लें यूनियन को, तो हमारा स्टेट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी जो उनके न्यूआंसेस होंगे वो हम उनके साथ कवर कर लेंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा कहाँ है भाई? पार्ट 5 में डील करते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को। तो पार्ट 5 में अभी मैं वही एनालॉजी दे रहा हूँ आर्टिकल्स की, फिर हम फटाफट प्रेसिडेंट शुरू करेंगे। एनालॉजी देनी जरूरी है क्योंकि आर्टिकल्स का फिर हमें एक अच्छा सा आइडिया रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन उठा के लाऊंगे? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। पार्ट 5 क्या है भाई? पॉलिटियम संघ। यूनियन पार्ट 5 में यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन में कौन कौन आएगा भाई? एग्जीक्यूटिव आएगा, लेजिस्लेचर आएगा और जुडिशियरी आएगा। अच्छा, यूनियन जुडिशियरी किसको काउंट करेंगे हम? यूनियन जुडिशियरी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो तीन पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, यूनियन को यूएन से डिनोट कर रहा हूँ, लेजिस्लेचर होगा और तीसरा अपना जुडिशियरी होगा। और इसके जस्ट बाद कौन आता है भाई? पार्ट 6 मतलब स्टेट।
तो 6 में ना जाओ नहीं, अरे एनालॉजी एनालॉजी चाहिए ना, अभी देख लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ क्या होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा और ये स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और यहाँ कौन होगा जुडिशरी में आपके, हाई कोर्ट्स। मतलब ठीक है, स्टेट जुडिशरी, यहाँ जुडिशरी में एससी है, यहाँ हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 5 है वो कहाँ से कहाँ तक है, मोटा मोटा लिख देते हैं। 52 से लेके और ये है अपना 147 तक कंटिन्यूएशन में। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ होगा, 52 से लेके 78। 52 to 78 आर्टिकल किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए है। अब हम एग्जीक्यूटिव में समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है भाई। एग्जीक्यूटिव यही समझ लेते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है भाई अपने पास। सबसे नंबर 1 पे आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को PREZ से हम डिनोट करेंगे, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे अपने पास है भाई वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे अपने पास है भाई प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और COM उनको अलग भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से चीज नहीं होती, COM का ही। प्राइम मिनिस्टर तो क्वेश्चन ही नहीं आता जो COM में लिखा। हाँ चलो ठीक है, अभी हमने लिख दिया तो मिटाएंगे नहीं, एक अलग से क्वेश्चन बनता है। COM का जो हेड होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, सुप्रीम अमंग इक्वल्स, मतलब बराबर में सबसे बड़ा। मतलब COM सब बराबर है, मतलब एक जैसों में सबसे बड़ा कौन है, वो लीडर है, वही प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। मतलब वो एक पार्ट है COM का ही, ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं। हम जैसे हम जब भी बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो उसकी डेफिनेशन यही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, ठीक बात है। तो अच्छा, और 5वां हमारे पास होता है भाई अटॉर्नी जनरल, AG। ये 5 लोग कहां से कहां आएंगे भाई, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएंगे। यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और अपने जुडिशियरी में कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो 52 से 78 कौन हो गए, यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर होंगे 79 से। आर्टिकल्स बहुत सिंपल है, अगर थोड़े कोहेरेंस में पढ़े जाए तो। अगर हम अलग अलग रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। और जुडिशियरी अपने पास कौन से है, 124 से 147। तो ये मैंने अभी अभी आपको एनालॉजी बताई थी। कितने ऐड करना है, 89। तो C सेट भी देना है आपको, तो 89 ऐड करो इसमें। 9 2 11 और 8 5 13 1 14, 141 से लेके 153। ऐसे तो हमने सुनी नहीं, पर जो देव एनालॉजी लॉजिक बता रहा है आर्टिकल से रिलेटेड। बताता हूँ 153 से 217 थोड़ा सा, 168 से 212 और 214 से यहाँ राज्यपाल के केस में कुछ स्पेशल केसेस भी तो हाँ, और तेरी अच्छा, ये ठीक जो है, यूनियन लेजिस्लेटिव इसमें राज्यसभा, तेरी जो राज्यसभा या तो लोकसभा, इनमें भी तो अलग को डिफरेंस पावर हो जाए ना थोड़ी ज्यादा। हाँ तो बताया तो मैंने, यूनियन लेजिस्लेचर में अपने पास लोकसभा, राज्यसभा, ये सब होंगे। और इनका एरिया थोड़ा ब्रॉड नहीं हो जाए कुछ उसमें, मतलब स्टेट तो ज्यादा ब्रॉड हो जाए एरिया। हाँ वो तो है ही, फिर तो आर्टिकल ज्यादा नहीं होंगे। हाँ सही कह रहा है। चलो ठीक है, हम देखते हैं वो जहां जहां 89 वाला रूल लागू होगा वो हम देख लेंगे। तो अच्छा, यहाँ एक हमने आर्टिकल छोड़ दिया है, 123 यहाँ और 213 यहाँ, देख रहे हो। 52 से 78, 79 से 122 और 124 से 127। तो यहाँ दोनों जगह एक एक आर्टिकल छूटा है, 123 और 213। किसके लिए होता है ये 123 किसके लिए होता है, 123 अध्यादेश, ऑर्डर, अध्यादेश। किसका, सेंटर में किसका अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है स्पेशल पावर्स किसकी, इसमें तो 89 जोड़ी है, क्या होगा है 89 जोड़ी हो। 89 पता है किसमें जुड़ेगा, मैं बताऊं तेरे को। 223 तो ना आया। हाँ 213 तो नहीं आ रहा, 89 यार, एक सेकंड में कुछ उसमें एक्स्ट्रा बताया होगा 89 का। मैं बताता हूँ, देख एक सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तेरे 105 में है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
तेरी जो सेंटर की है वो कितने में है, 105 में है, उसमें 89 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 194। वो स्टेट के मतलब असेंबली के प्रिविलेजेस आ जाएंगे 194 में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर 105 देखो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये तो वैसे भी पता हो जाएगा इसका क्या। हाँ वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हम वो 89 वाला रूल भी देखेंगे एक बार कि कहाँ मतलब एक दो जगह डिफाई हो रहा है। मतलब ज्यादातर में यार मैंने जहाँ तक मास्टर में लगाया था- बाजीराव के नोट्स हैं ये। हाँ ये मतलब कह सकते हैं बाजीराव के तो पढ़ाना, वाजीराम। बाजीराम के उसी के हैं। फिर पढ़ा तो ठीक है। 78 वाला रूल नहीं लाया। अरे ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है ना 89 वाला रूल। ठीक है, एक दो आर्टिकल पे फॉलो कर लिया होगा, बाकी सब हो सकता है मैं भी एक बार देखना है। 123 में 89 जोड़ना, 9 3 12, 8 2 10, 11 212 आ रहा है कहीं आसपास, कुछ ना कुछ हम देखेंगे इसको। कोई नहीं, उसको हम छोड़ते हैं अभी के लिए, ज्यादा उसमें घुसते नहीं हम। हमें यहाँ आर्टिकल याद करने से कोई मतलब नहीं है, मेजर आर्टिकल हम वैसे भी याद कर ही लेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि हमें पता होना चाहिए कौन कहां से कहां तक है, और 123 हमें पक्का पता होना चाहिए। 123 क्या है, आई लव यू, हमेशा याद रखो। और ये 213 क्या है, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो अब हम फटाफट चलते हैं। अच्छा, अब हम आज हमारा क्या मोटिव रहेगा, आज हमारा मोटिव ये रहेगा बस 52 से 78 में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमें डील करना है प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल। और ये सब तो बीच बीच में इनके बारे में कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सबसे छोटे वाले टॉपिक को डील कर लेते हैं, एजी को। ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है किसी भी पेपर का, वो अनकन्वेंशनल हो गया है। पहले कन्वेंशनल आता था, जो मतलब चला रहा है वही आता था। आजकल जो टॉपिक बिल्कुल छुटे हुए हैं ना, उनसे सवाल आएगा, यही रहता है। प्रीलिम्स देख लो 2-3 साल का, चाहे मेंस देख लो, मतलब जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो हम ऐसा सोच के पढ़ते हैं कि जो मतलब बहुत ध्यान दे के हम पढ़ते हैं ना भाई, जो बहुत सालों से आ रहा है उसको देख के जब हम पढ़ते हैं तो आजकल वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। तो सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल देखते हैं, एजी। अटॉर्नी जनरल होता है भाई सरकार का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर हम बोल सकते हैं उनको। सरकार पे कोई भी समस्या आएगी तो उसको कौन डील करेगा, एजी डील करेगा। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट ऑफिस है और उसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो इसका आर्टिकल नंबर हमें याद होना ही चाहिए। मतलब जो भाई बिल्कुल सेपरेटली जो बंदा है उसके लिए तो आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए। मतलब हमारे पास कितना था, 52 से लेके 78 कौन था, ये याद रखना भाई। आज हम इसके बारे में डील करेंगे बस। यूनियन एग्जीक्यूटिव कितना है, 52 से 78। 76 नंबर पे कौन आ गया भाई अपना, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट रहेगा सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल बोल सकते हैं उसको, एसजी। शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में फटाफट मोटी मोटी बात देख रहे। कौन अपॉइंट करेगा भाई इसको, अपने संविधान में 90% लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और जो बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको तो प्रेसिडेंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अथॉरिटी में सभी। अच्छा, अब एक तीसरी चीज आती है कि इसका टेन्योर से रिलेटेड। टेन्योर का मतलब क्या होता है भाई, इसका कार्यकाल। तो और इसका कार्यकाल किस तरीके का होता है, एक तो मतलब अब कभी भी टेन्योर की बात आती है तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट और एक रिमूवल। भाई एक तो वो जुड़ेगा कैसे किसी संस्था से, और फिर वो हटाया कैसे जा सकता है, या हटेगा कैसे और कब हटेगा। तो संविधान में एक बहुत ही बढ़िया टर्म यूज की जाती है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। हाँ, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये क्या रहेगा, पद पर बना रहेगा, पद पर बना रहेगा। मतलब इसका कोई भी टेन्योर का सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता, कोई 5 साल कोई 4 साल कुछ भी नहीं है। ये प्रीलिम्स में नॉर्मली घुमा देगा। वैसे तेरा राज्यसभा का भी कुछ नहीं है,
हाँ, राज्यसभा का तो कुछ टेन्योर है, वो तो वैसे फिक्स्ड है। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा जब तक ये बंदा अटॉर्नी जनरल रहेगा। लेकिन यहीं मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कन्वेंशन बना हुआ है। एक्चुअली में जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किसके अंडर में काम करता है? ऑफिशियली तो चलो प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है, लेकिन मतलब रियलिटी में किसके अंडर काम करता है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। मतलब जो सरकार मेजोरिटी में होती है उसके अंडर में काम करता है वो। तो कन्वेंशन ये है कि जैसे ही सरकार गिरती है वैसे ही अटॉर्नी जनरल क्या देता है? इस्तीफा देता है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, चलता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लिया, तो हम यही पढ़ लेते हैं कि और कौन कौन सी मेजर बॉडीज हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही काम करती हैं, मतलब जिनका टेन्योर सिक्योर नहीं है और वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। यहाँ मोटा मोटा बता देते हैं, बाकी आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे इनके लिए। क्या बोल गया? नहीं, कैग का टेन्योर सिक्योर है, वो अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है। उसके ये तीन लोग ऐसे हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर। अभी तक हम गुमराह थे कि सिविल सर्विसेज बहुत ही सिक्योर है, बट राष्ट्रपति को हमें पता चला कि प्रेसिडेंट कभी भी सिविल सर्विसेज को लात मार के बाहर कर सकता है, सिविल हाँ। सर्विसेज के एस्पायरेंट को, डरने जब की भी वो बस चाहे। राष्ट्रपति से जुड़ क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति भवन से एक लिस्ट आती है, हाँ उसके अंदर होता है। राष्ट्रपति देता है। गैजेटेड ऑफिसर। गैजेट या कुछ ऐसा करके। गजट राजपत्र हाँ। भारत सरकार। और पूरा प्रेसिडेंट को संविधान ने राइट दे सकता है कि इन आदमी को वो कभी भी हटा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी भी हटा ही सकता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि हटा सकता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? एजी पे थे। ठीक है, एक बात हो गई, आर्टिकल अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद ये कौन होता है भाई? चीफ लीगल एडवाइजर होता है भाई सरकार का। सरकार का हमेशा मतलब प्रेसिडेंट से रहे। सरकार नहीं को स्टेट बोल दिया। हाँ, ऐसा स्टेट का हमेशा मतलब। स्टेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसका असिस्टेंट कौन रहेगा? ये रहेगा। ओके। अच्छा, इसकी रिम्यूनरेशंस और अच्छा हाँ क्वालिफिकेशंस किसको हम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके इसके क्वालिफिकेशन मतलब ये क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता, कौन आदमी अटॉर्नी जनरल बन सकता है। तो सबसे पहले तो जो संविधान में मेंशन्ड है, सबसे मेन मुद्दा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हैं लेकिन संविधान में नहीं है, चल रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपना वो हो गया स्पीकर, लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर हो गया। ये एक समय कन्वेंशन बन गई थी कि जो अपोजिशन की पार्टी का बंदा रहेगा उसको ही हमेशा डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है, लेकिन और वो हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन अगर सवाल में पूछ लिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं नहीं लिखा हुआ, संविधान में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई। कई बार लॉज वगैरह आ जाते हैं जो हमें लगते हैं वो भी हाँ ये है हमारे देश में, लेकिन संविधान में नहीं है वो। तो इसको थोड़ा हमेशा गौर करके चलना है कि कहाँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और कहाँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। अच्छा, इसकी रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? रिम्यूनरेशन समझते हो भाई? सैलरी एंड पक्स। ठीक है, ये सब डिसाइड करेगा क्या भाई। है रिम्यूनरेशन? मतलब वेतन भत्ते। वेतन भत्ते सब, जो भी इसके रहने सहने का, घर वर जो भी इसको मिलेगा, हर चीज डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। उसके पास सोल अथॉरिटी है। अच्छा, कन्वेंशन मैंने बताई थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री या मतलब हम कह सकते हैं सरकार लूज करेगी कॉन्फिडेंस फ्लोर पे, वैसे ही अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर देगा। और ये 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था सवाल। तो पूछा ये गया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेटमेंट दे दी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी सही है, और उसमें एक ये भी स्टेटमेंट दे दी। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है? केवल एक कहाँ है? अच्छा, लिख देता हूँ यहाँ पे कि एजी रिजाइन्स when government in power lose confidence। और कॉन्फिडेंस हमेशा कहाँ चेक होगा भाई?
सरकार का लोकसभा पॉपुलर हाउस में, पॉपुलर हाउस इन पॉपुलर हाउस, कौन सा पॉपुलर हाउस? लोकसभा। राज्यसभा में कभी कॉन्फिडेंस की जांच नहीं होगी। तो ये क्या है कि ये कन्वेंशन है, और ये 2022 प्रीलिम्स में सवाल भी आ गया भाई, तो ऐसे बोल रहे हैं। परंतु एक सवाल ने क्या घुमाओ। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारा खत्म हो गया, कौन? प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हमारा खत्म हो गया। इससे बाहर अटॉर्नी जनरल में कुछ नहीं है। एक चीज है अटॉर्नी जनरल में जो हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस, ये हम जुडिशियरी में पढ़ेंगे। अभी पढ़ने लगे तो काफी टाइम हमारा खोटी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बाकी और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी एक छोटा सा डाउट रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हमने तो एक सिंपल ही एक लिख दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जेंट्स में तो ये लिखा है लाइन विकेट थोड़ी। हाँ, लेकिन हम तो देखना है ना, प्रीलिम्स में तो वो कर सकता है ना, वहां से वो दे देगा कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हेलो, हाँ, वीडियो रोक दो। 12 रोटी। तो भाई अब हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से शुरू होगा भाई? 52। तो हम प्रेसिडेंट के लिए अप्रोच लेंगे आर्टिकल वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 52 क्या बोलेगा? क्या हुआ? चल कुछ 1 मिनट 3 पॉइंट स्टार्ट। आर्टिकल 52 कह रहा है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सेल का मतलब समझते हैं आप? हाँ पक्का। सेल का मतलब होना ही होना चाहिए। बर्थडे का मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि देश में 1 मिनट के लिए भी प्रेसिडेंट ना हो। शीर्ष पद कभी भी खाली नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए फिर क्या प्रोविजन है? हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रेसिडेंट अगर एक्सपायर हो गया तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। वो हो गया तत्काल प्रभाव से, ऑटोमेटिक, मतलब बाय डिफॉल्ट बन गया वो उसी टाइम। मतलब 1 सेकंड के लिए भी ये प्रेस्टिजियस पोस्ट कभी खाली नहीं होगी, इसीलिए इसमें सेल लगाया गया है। ठीक है, फिर हम आर्टिकल 53 में पहुंचते हैं भाई। आर्टिकल 53 एग्जैक्टली क्या बोलता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब समझते हैं आप? हाँ जी, क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्यपालिका, कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां मतलब जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी? वेस्टेड विद प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये कैसे डिसीजन कैसे लेगा प्रेसिडेंट? तो नंबर 1 तो ये है 53 में। बी में कह रहा है कि ये जो डिसीजन लेगा वो किनकी हेल्प से लेगा? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से लेगा। समझ गए बात को? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सीओएम, कैबिनेट ऑफ ये मिनिस्टर्स। जो तेरा जो बात कर रहा तो हाँ इसके चल। हाँ ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल 53 का 3 पार्ट। ठीक है, इतना डिटेल ना इतना डीप में देख पाते हैं। बी क्या है? हैं 51 तो जो तू बात करे 52 तो हो गया। 53 का ए क्या है? 53 का ये है जो ये तेरे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। बी क्या है? बी है तेरा जो सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर। अच्छा, और सी? सी है तेरा फिर यो जो तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर वाला। आर यू श्योर विद दैट? यस भाई, सी है। ओके, तो सी नहीं है भाई। 53 1 53 2 53 3 है। ठीक है, एबीसी हम बोल सकते हैं। एबीसी मत बोल इसको यार। 53 ठीक है, 1 53 1 2 3 सब क्लोज 1 2 3। हाँ जी। तो जो 2 है वो हमें बताता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, यानी सुप्रीम कमांडर देश का कौन होगा? यही बोला है। ठीक है, अब लेकिन हमें वो बोलता है कि आर्टिकल 53 को हम सेपरेट नहीं पढ़ सकते। कभी भी आर्टिकल 53 सेपरेट नहीं पढ़ सकते। मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भाई
कोई भी एक स्टेटमेंट कई बार पूरी नहीं होती जब तक किसी और स्टेटमेंट को उसके साथ ना पढ़ा जाए। जैसे मैं बोलूं कि मैंने कोई भी काम किया, ठीक है, अब जब तक मैंने बताया नहीं कि किसी ने मेरे को कहा इसलिए किया या मैंने खुद से किया, तब तक हम अगले वाले की इंटेंशन को नहीं समझ सकते कि किस पर्पज से उसने काम किया। हो सकता है उससे करवाया गया हो, जबरदस्ती करवाया गया हो, या उसने अपने इंटेंशन से किया गया हो। तो कुछ चीजें मतलब सेपरेट नहीं पढ़ सकते। 53 को हमेशा पढ़ा जाएगा विद आर्टिकल 74। नहीं 78, अच्छा 53 को आर्टिकल 53 को, अच्छा आर्टिकल 53 में ऐसा क्या है कि उसको 74 के साथ पढ़ा जाएगा। सी क्लोज जो उन्होंने बताया, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। मैंने अभी बताया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब 74 में क्या होता है, मोटा मोटा बता सकता हूँ कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देश में होगा, और वो कैसे होंगे, वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये 53 को किसके साथ पढ़ रहा 74 आर्टिकल 53 75 के साथ पढ़ा जाएगा भाई। नो नो नहीं, यही रोको, ये नहीं, ये अनुच्छेद ये 75 के साथ। तो भाई 53 को किसके साथ पढ़ा जाएगा, 74 के साथ। और 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शुड वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवाइस शुड बी बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। मतलब उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हुआ था जब संविधान लिखा गया तब ऐसा नहीं था कि जो एडवाइस रहेगी वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। इस पे हम थोड़ा लेटर डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि अभी आएगा प्रेसिडेंट की पावर्स, फिर हमें फिर डिस्कस करना पड़ेगा 74 में, यही हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। इस पे बहुत सारे केसेस का भी चला है कि बाइंडिंग किस तरीके से रहेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो मैं लिटिल सा बता देता हूँ, छोटा सा रेफरेंस कि 42nd अमेंडमेंट आपको पता ही है कब आया था, 1972, और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आया था इमरजेंसी के टाइम। तो उस टाइम पे क्या था, अच्छा आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी में सीओएम डिसबैंड कर दी जाती है, सरकार चलती रहती है, ठीक है ना, सरकार डिसबैंड नहीं होती। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं जो भी चीज इंप्लीमेंट करूं वो सीधा इंप्लीमेंट हो जाए, प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ भी ना रहे। तो उन्होंने इस चीज के लिए, ताकि सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था कि उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में ये कर दिया था कि प्रेसिडेंट पे एडवाइस बाइंडिंग रहेगी। मतलब अगर जो सीओएम ने कह दिया उस पे प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट जो इसका जस्ट रिवर्स था अपनी मोरारजी देसाई सरकार में 1976 में, उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया था और उन्होंने ये क्लोज जोड़ दिया था कि बाइंडिंग तो है, माननी तो पड़ेगी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को इंटेंशनली सही नहीं लग रही तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है किसके पास, वापिस सीओएम के पास, ठीक है भाई। हाँ, अगर दोबारा उन्होंने वो करके भेज दिया वही कुछ चेंजेस के साथ या बिना चेंजेस के, तो अब प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट कोई बिल भी रिकंसिडर करने के लिए भेज देता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ लो। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि हमारे देश में प्रेसिडेंट कुछ भी किसी भी चीज पे, सरकार के किसी भी डिसीजन पे मतलब उनके साथ ना खड़ा हो, हमेशा उनके साथ ही खड़ा होता है, ठीक है। तो समझ गए 42-44 का चक्कर। और इस पे केसेस भी एक दो है, वो हम बाद में डील करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 52-53 क्लियर हो गए। 52 में हमें पता लगा कि एक प्रेसिडेंट देश में होना चाहिए। 53 में हमें पता लगा कि है कौन प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट है भाई सुप्रीम लीडर, और यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। अच्छा, तो वहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और ये को पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का यूनिक फीचर मैंने क्या बताया था
कि वहां कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र आर्टिकल में है 74 एंड 75। तो ये दोनों आर्टिकल हम बोल सकते हैं कि क्या है, कि ये हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, रिप्रेजेंट, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। और यहीं से हमें पता लगता है 75 से, स्पेशली 74 से हमें पता लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो सुप्रीम अथॉरिटी मतलब प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। और 75 से हमें पता लगता है कि उन सीओएम का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। मतलब दो हेड का सिस्टम चल रहा है देश में। मतलब यहां से हम प्लस में हम बोल सकते हैं कि ड्यूअल हेड्स, अरे दो हेड है देश में। एक इवन ड्यूअल हेड्स में हम अगर ये दो हेड क्यों है यार, ये बात तेरी गलत है। इसलिए हेड तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति लेकिन उसको हम बोलेंगे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। हमारे देश में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे ये गलत है, वास्तविक तौर पे ये ठीक है तेरा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे गलत क्यों है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये नहीं पता कि सरकार का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। और सीओएम का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो और अध्यक्ष होगा उसका हेड। हाँ ठीक है, अध्यक्ष होगा। और किसकी बात माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री। तो चलो ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई थ्योरेटिकल तौर पे हम ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का सिस्टम हमारे देश में चलता है। तो कैसे कैसे एग्जीक्यूटिव हो गए? एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया या नॉमिनल हेड हो गया, और दूसरा हो गया भाई रियल हेड। रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा, इसको लैटिन में जहां से हमने ये लिया है याद नहीं, ये जो इसके बाद में इनिशिएटिव क्या बोलता है, जो तेरा ये राष्ट्रपति है ना, ये देश का हेड है और ये प्रधान, ये सरकार का हेड है, सरकार का। हाँ, ठीक है। ये लेकिन फर्क है, ये नॉमिनल या रियल को ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा भैया हमने कहीं। बंद कर इसको। ओके, तो प्रेसिडेंट है हमारा डी जूरे हेड, और ये है डी फैक्टो। डी जूरे मतलब सेरेमोनियल, और दूसरा टर्म हम इसके लिए यूज करेंगे टाइटुलर। टाइटुलर मतलब बस एक टाइटल दे रखा है, काम ऐसा कुछ है नहीं। और ये है अपना रियल या प्रैक्टिकल हेड। मेजर डिसीजन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही लेगा। बस एक वो शब्द हम यूज नहीं करेंगे जिसको हम, इस पे बहुत सारी बहस चली है, रबर स्टैम्प। नहीं हो कि प्रेसिडेंट क्या एक रबर स्टैम्प ही है, लेकिन ऐसा सच में भारत के केस में नहीं है। बहुत सारे देशों के बारे में केस बोलते हैं, ये दादा दादी की वो भूमिका। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि दादा दादी जैसे बच्चों की बात नहीं टाल सकते, जो उन्होंने बोल दिया वही होता है कंसेंसस। नहीं, बात समाज में उनके माध्यम से रखते हैं। सहमति माँ बाप की होती है और बात दादा दादी के माध्यम से समाज में रखी जाती है। इसे एक मॉडल आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? 52-53 हमारे हो चुके हैं। अब उससे अगले वाला सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये है, लेकिन ये कैसे होगा भाई? आएगा कैसे ये देश में? मतलब इसका इलेक्शन कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसको 2-3 आर्टिकल्स के अंदर ही आएगा, तो उनको हम साथ ही लेके चलेंगे। लेकिन देखो, किसी भी आदमी का कहीं भी इलेक्शन होना है तो उसके लिए हमें 2 चीजें सबसे जरूरी पता होनी चाहिए। जैसे लेट्स से अगर क्लास में एक मॉनिटर अपने को चुनना है, तो अब क्लास में तो टीचर भी है और बच्चे भी हैं, तो हमें 2 चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक तो इलेक्टर्स कौन है, मतलब पहले वो है, वो सिलेक्टिव है, इलेक्टिव पहले एक बात सेकंड। है। क्योंकि टीचर भी तो मॉनिटर बना सकता है। नहीं, हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो इलेक्शन का मतलब समझते हो आप? नहीं, यहाँ पर आप राज्यपाल को इंट्रोड्यूस करोगे हो तो फिर नहीं, राज्यपाल का इलेक्शन हो ही नहीं रहा, राज्यपाल नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट फर्क है। इलेक्शन का मतलब तो चुनना होता है, इलेक्शन तो हमेशा चुना जाता है। तो ठीक है, हम कहाँ थे?
पहला सवाल आता है कौन, मतलब इलेक्टर्स कौन होंगे, कौन वोट डालेंगे। और दूसरा सवाल आता है कि कैसे, मतलब प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं हाउ। अच्छा, अब आप बोलोगे हाउ का क्या मतलब है, सबका वोट ये। तो देखो, एक नॉर्मल इलेक्शन होता है, उसके केस में क्या होता है कि भाई एक आदमी एक वोट और एक वैल्यू। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने ये सवाल खड़ा किया है कि इसमें जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो सबसे पहला हमारा सवाल उठता है कि इलेक्टर्स कौन होंगे। तो यही अपने आप में एक प्रीलिम्स का बहुत बड़ा सवाल है। और जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस किस के अंडर, आर्टिकल के अंदर कहां तक हो चुके हैं हमारे 52-53 हो लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। 54 और 55 में हमारा कौन पता लगेगा, और 54 में हमारा होगा इलेक्टर्स के बारे में जिक्र, और 55 में हमारा होगा। तो बड़ा ही मतलब कोहेरेंट मैनर में हमारा संविधान चलता है, बड़े ही सीरीज में उन्होंने एक एक आर्टिकल को दे रखा है। 54 में हमें पता लगेगा कि इलेक्टर्स कौन है, 55 में हमें पता लगेगा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इलेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट कौन कौन डालेगा। तो यही दिख रहा है, ये दिख रहा है सही। ओके, पूरा बोलो। सबसे पहला आदमी, तो एक मैं ब्रॉड स्टेटमेंट यहां दे देता हूं कि जो भी देश में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कौन होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड, वो ब्रॉड स्टेटमेंट है ये। इलेक्टेड मेंबर्स ही किसको इलेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्शन ऑफ इलेक्शंस। मतलब जो पहले इलेक्ट होके आए हुए हैं वो इलेक्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले इलेक्टर्स की लिस्ट में, सूची में, जैसे हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होता है तो उसके लिए क्या आती है, एक इलेक्टर्स की लिस्ट आती है। सिंपल सी बात है। उसमें क्या होता है कंडीशन कि 18 से नीचे वाला नहीं डाल सकता, सीधी बात है। 18 से बड़े वाले और जो उस ग्राम के नागरिक है वही लोग वोट डाल सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया भाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ध्यान रखना, हर स्टेटमेंट अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो कि अगर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं तो अनइलेक्टेड नहीं होंगे, सीधी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो कि ए है, मतलब अगर मैं ये बोल दूं ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये वाला, मतलब ए नहीं है। हाँ, ये रही, समझ गए। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे वो नहीं होंगे पार्लियामेंट के। नंबर 2, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। अच्छा, और दूसरा अपने पास पता है कि स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव स्टेट काउंसिल, काउंसिल वाले इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है, इसीलिए हमने उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया। तीसरा, अच्छा और इलेक्टेड कहाँ होते होंगे भाई, दो ही चीजें हैं देश में, या तो सेंटर है या स्टेट है, लेकिन एक चीज और है, यूनियन टेरिटरी। मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी, लेकिन फिलहाल दो ही यूटी हम ऐसा बोल सकते हैं, दो जहां क्या है, एक इलेक्टेड असेंबली है। तो वो कहाँ है, अभी 3 में हो गई है भाई, नहीं वो अभी हो ही नहीं, दिल्ली, ऑफिशियली तौर पे पुडुचेरी, ये संविधान में है भाई, ये संविधान में है। और दूसरी का अभी डेलीगेशन नहीं हुआ, आगे तक हम बोल सकते हैं कि जे&के भी आ जाएगी, जब उसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि आ जाएगी, जब ऑटो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, जैसे ही वो क्या बनेगी, एक असेंबली बनेगी जे&के में। अभी तो डिसबैंडेड है असेंबली, पता ही आपको, अभी तो उसी पे मांग चल रही है कि भाई जे&के में फटाफट इलेक्शन, उसमें तो वापस मांग तो स्टेट ही बनाने की चल रही है, लेकिन अभी असेंबली जे&के में नहीं है। असेंबली के भी तो डेलीगेशन रहता है ना, डेलीगेशन आएगा, फिर आओ, फिर इलेक्शन। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब इसके लिए समझ रहे हैं कि इलेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। अगर जैसे ही जे&के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई और भी यूनियन टेरिटरी लेट से फ्यूचर में सरकार सोचे कि यहाँ भी एक हमें असेंबली बनानी है, ठीक है, तो
वो क्यों नहीं बना रही? क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटा है। यही तो बड़ी यूनियन टेरिटरी है, यहीं पे असेंबली है, तो यही इलेक्टेड मेंबर्स है। तो ये 3 लोग, इनके अलावा कोई भी नहीं होंगे। तो इनके अलावा कौन बच गया? नॉमिनेटेड मेंबर्स। किसके? लोकसभा के, स्टेट असेंबली के, राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, ये कब आया है भाई? ये कब आया है अपने पास? दिल्ली और पुडुचेरी पार्टिसिपेट करेगी। 1952 ये आया है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 17th। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ध्यान रखना। कौन, ये मत समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो 47 में बना हुआ था, उसके बाद भी कोई भी अमेंडमेंट होके वो कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी है। मतलब कि जो बात संविधान में लिख रही है वो संविधान में ही काउंट होगी। अगर सवाल में ये मेंशन है कि बच्चे नहीं यार, आगे चल पर जो ऐसे तो डिस्कशन नो, तो हम बोल सकते हैं कि 17th सीए में क्या हुआ था, दिल्ली और पुडुचेरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंट किया गया था। और ये कब आया था भाई? 1992। मतलब कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे याद रहने चाहिए, जैसे कि 102, 103, 101, 102, 103 तीनों याद होने चाहिए। 101 क्या है भाई विजय? 10 फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट 16 में 15 में आ रहे हैं। क्या है? 101 व्हाट इज इन इट मैन? 101 या ध्यान नहीं भाई। 102, 103 तो है। 103 तो ईडब्ल्यूएस है, वो तो हम, मेरे को ध्यान है भाई, हम ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। अरे जीएसटी तो नहीं है? 102 है जीएसटी। अभी क्वेश्चन भी याद है, जीएसटी पे ठीक है भैया। हाँ 102, 106 जीएसटी नहीं पूछा था उसने, ये पूछा है ना अमेंडमेंट। हाँ अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं भाई। तभी पूछा था। अब हम आगे चल रहे हैं भाई। दूसरा हमारा क्या था? जीएसटी चाह रहा था वो। दूसरा क्या था? हाउ। दूसरा क्या था? इलेक्शन हाउ। प्रोसेस। तो हम उनमें नहीं घुसते हैं कि कितने मेंबर हो जाएंगे, 543 उनके, तो सब कोई रेलिवेंसी नहीं है, वो पता ही है हमें ऑब्वियसली कि कितने होंगे। ठीक है। फिलहाल कितने मेंबर हैं? हैं? फिलहाल अभी 543 है लोकसभा के, और 233 है राज्यसभा के। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकते हैं 552। अब कितने मैक्सिमम कितने हैं? क्या? ट्रायंगलो इंडियन का गवर्नमेंट ने 545 थे, वही मैंने बोला, अभी 543 है। 2 जो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे वो अब हटा दिया गया है। हाँ। प्रेजेंट में स्ट्रेंथ 543 लोकसभा की है और 233 राज्यसभा की है। इसीलिए मैंने बताया कि 543 + 2 + 7, ये 7 तो वो है कि हो सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, हो तो कभी हुए ही नहीं। लेकिन ये 2 पहले क्या थे? एंग्लो इंडियंस थे, जिनको अभी हटा दिया गया है। उनमें क्या चक्कर है भैया? और ये क्या उनका ये अलग से इतना हो सकता था, समझ लो। और दूसरा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा जब तक डिलिमिटेशन दोबारा नहीं आएगी। और दूसरा 240, उसमें राज्यसभा में टोटल 245 है, 233 + 12, ये कौन है? नॉमिनेटेड। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये और ये बस पार्टिसिपेट करेंगे, ये 12 नहीं करेंगे। ठीक है, बस लिखा भैया है। इतना ही अर्थ था। ठीक है भाई। लिखा कहाँ है? क्या लिखा कहाँ है? ये 54 में कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं, मतलब नहीं, मैंने बताया ना वो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है। इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। समझ रहे हो? वो अपने आप में ही संपूर्ण स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। तेरे नोट्स में क्या लिखा है इस बारे में? हाँ यही लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है 12 भाई। नहीं करेंगे। हाँ 12 नॉमिनेटेड है ना, तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस है। इसमें क्या है? 233 इलेक्टेड है, 12 तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। किस किस के आधार पे? तेरा लिटरेचर, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, इन सब के हिसाब पे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक्सीलेंस या चार आधार, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अच्छा, ये 4 होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन।
तो वही 4 बोले मैंने, लिटरेचर, साइंस साइंस एंड टेक। और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट नहीं, समाज सेवा में आता हो, स्पोर्ट कला में आता है। हाँ, क्या क्या हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड समाज सेवा, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, ठीक है। उसके हिसाब से 12 बंदे वो नॉमिनेट करता है, फिक्स नहीं है कि इतने ही करेगा या इनमें होने ही चाहिए, वो प्रेसिडेंट के पूरे विल पे है। उसको जो भी उसके पास जो भी लिस्ट आती है उसके हिसाब से वो छांट के कर देता है, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है भाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है? ये मोटा मोटा याद रहना चाहिए भाई हमेशा, क्योंकि ये मेजर चीजें 169 किसके लिए है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। जैसे ब्रॉड आर्टिकल्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। ये 54 55 कोई जरूरी नहीं है, ये हम इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं ताकि कोहेरेंस बन पाए। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 54 में क्या है, 55 में क्या है, इतना डीप में तो जुडिशरी वालों से पूछा जाता है। लेकिन जो ब्रॉड है, जैसे अब लोकसभा कौन से में है, राज्यसभा कौन से में, ये तो याद होना चाहिए। और जैसे बिल्कुल ही एक यूनिक फीचर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बहुत जगह नहीं मिलेगा और अपने देश में मात्र 7 स्टेटों में है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट में है? यूनिकैमरल, बाइकैमरल। हाँ, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको बाई कैमरल लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो 7 स्टेट कौन कौन से हैं? ऐसा रख लो कि जो सबसे बड़े बड़े हैं वो सारे हैं। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र और तेलंगाना। ओडिशा, आंध्र, ठीक है भाई? 6 हुए। अरे 6, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ, एक ही रहेगा, ठीक है भाई? आंध्र प्रदेश। हाँ, जो भी सारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई? 169 169 लेजिस्लेटिव 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यार मध्य प्रदेश का तो मेरे को डाउट कर लग रहा है ना? 6 ही है। ये तो वेस्ट बंगाल नहीं है। 7 नहीं 6 ही है, नहीं 7 है। तो कुछ और होगा, एक बार चेक करो। ओडिशा भी तो होता है इसमें, काउंट है इसी में देखते हैं। ये तो पक्का है, देखो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हाँ ये तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चलो देखते हैं। ठीक है, आप चेक करो, मैं इतना आगे बढ़ता हूँ। तो भाई 2 कंसेप्ट होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शंस और एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इसमें तो इनकी कंडीशन ओडिशा, हुई है। ओके, ओडिशा का राजा में, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, ये रही। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्टली होगा। डायरेक्ट का भाई ये मतलब तो एमपी भी कह रहा है। एमपी कौन कह रहा है? एमपी फिर आंध्र प्रदेश। डीजे आपके पास? ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे एक बार। चाबी चाबी लोग मारे को पूरे जा रोआ रे, रोटी तो खा जा। हाँ भाई, रोटी लिया तेरे ऊपर खाली थी मैं, कई देर हो गया ही मुकिन्ना गए हो। नहीं यार, डिस्कशन चल रहा था। ओके, अभी बहुत टाइम खोटी हो रहा है, थोड़ा स्पीड करते हैं प्रोसेस को, फटाफट देखो, 10-20 स्टार्ट हो करो। गए। डिस्टरबेंस ना करें बीच में। अच्छा, तो पीआर में सबसे पहले एक रूल होता है, देखो कोटा का रूल। कोटा का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कोई भी एग्जाम होता है, लेट से, तो जैसे यूपीएससी है, उसमें हमें बोला जाएगा कि कट ऑफ कितनी लगेगी, तो उसमें एक दिया रहता है कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मतलब थ्रेशोल्ड इतने तो कम से कम चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है यूपीएससी में कि पेपर इतना हार्ड आ गया कि बच्चों के 33 नंबर ही नहीं आ रहे 100 में से, लेकिन 32 वाला अगर टॉपर बन गया, 100 में से 32 वाला लेट से टॉपर बन गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको एलिजिबल माना जाएगा सिलेक्शन के लिए, नहीं।
पहली कंडीशन है कि कम से कम 33 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो टॉप 1000 बच्चों में होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? मतलब कोटा का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इतने तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मे भी अगर लेट से मैं बोलता हूँ 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 100 वोट है, और 26, 25 और अपना 24, तो और कोटा है लेट से 33 का। इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कौन विनर है? एक कैंडिडेट विनर है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको एटलीस्ट 33 तो लेने ही होंगे, अगर नहीं लिए तो दोबारा वोटिंग होगी, ठीक है। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया तो वो पासिंग वाला रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, अपना नॉर्मल कंपटीशन वाला लगेगा कि उससे ज्यादा होने चाहिए। तो कैंडिडेट्स छट जाएंगे। हमारे केस में कोटा कितना है भाई? प्रेसिडेंट के केस में कोटा कितना है? 51%, या 1% इतना गलत है, 50+1, ठीक है भाई। किसका लोकसभा अध्यक्ष का वोट होता है ना, हाँ, एक वोट क्या लोकसभा का जो स्पीकर का होता है वही स्पीकर का वोट 50+1 है, लास्ट में वही ना करता है स्पीकर। अगर नहीं, टाई उसको- हो नहीं, ऐसा उपराष्ट्रपति कर सकते टाई हैं, अप होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार। वो तब होता है जब, हाँ 50-50 की नहीं वो प्रेसिडेंट केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसमें नहीं होता, वो ये तो होता बिल है के केस बिल जब कोई बिल में 50-50 हो जाए तो डिसाइडिंग वोट कौन डालेगा? लोकसभा का स्पीकर इधर डालेगा। तो कोई मैटर ही नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। वो तो मेंबर भी नहीं और ये होता हमसे। कोटा एक सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम कैंडिडेट के हिसाब से निकाल सकते हैं। जब इलेक्शन में एक कैंडिडेट को जिताना, कई बार 2 कैंडिडेट भी जिताने होते हैं, 2 कैंडिडेट सिलेक्ट करने वैसे होते हैं, मेथड है ना, तब ये कोटा अलग बंदे होगा। का नहीं है, मैक्सिमम ये है जब एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा तब हमेशा 50+1 वाला क्या रहेगा अपने पास, ठीक है। ओ अच्छा, तो अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ वोट पे। इस पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। वैल्यू ऑफ वोट आता भी नहीं पे जाता। तो 2 कैंडिडेट है, एक एमपी और एक एमएलए। तो एमपीज का जो एक फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एमएलए का लिखा रहा फिर एमपी का एक फिक्स है, कितना? 708। ये चेंज आता है किसके हिसाब से? एमएलए एमपी का। एमपी के वोट का मैं फॉर्मूला बताऊं? एमएलए का एमपी का तो पता है, इनका सबका जोड़ के और इससे भाग दे देंगे। हाँ नहीं मैं, हाँ एमपी का क्या रहेगा? जितने भी तेरे एमएलए हैं, एमपी कितने हैं फिलहाल? 453 बोले ना आपने। एक तो 543, 540 और राज्यसभा वाले 230, 245, 40 यही इनकी वैल्यू है। देखो 8 788। तेरे को ये भी नहीं आता पर क्या नहीं आता भाई? एमपी का मत मूल्य निकालना आता है। एमपी का मत मूल्य कैसे निकालेंगे बताओ? तेरे को ये नहीं पता? हाँ, ये जितने भी तेरे एमएलए ना, इनके सबके वोट्स का मत मूल्य को जोड़ के एमपी की संख्या से डिवाइड कर देंगे, एमपी का आ जाएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला हमने लगाया हम नहीं पढ़ रहे चक्कर में। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ठीक किसी है, आता है। क्या बताया आपने बताओ? चलो मैं पढ़ा। वैल्यू ऑफ ऑल एमपी, तू बैठा बीच में डिस्टर्ब नहीं। वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए डिस्टर्ब नहीं है, वोट्स टीचर जब चलती है तो बटे उसको में बताना पड़ता है। टोटल एमपी। गुरुजी ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं ओ, मेरे बोलता हूँ। बोल गया भाई। देखो सभी एमएलएज के वोट्स का वैल्यू अपॉन में टोटल एमपी, ये कितना आता है? 708 आता है फिलहाल के हिसाब से। मतलब एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी? 708 होगी। पूरा मैथमेटिकल है, इसमें पॉलिटी का कोई संबंध नहीं है। मैथ फिर ये आता है वैसे। दूसरा एमएलए के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे होगी भाई? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, अपॉन में जो जितने भी पोस्ट हैं इनटू 1000, इलेक्टेड एमएलए इनटू में 1000 बटे में 1000। इन हाँ बटे में 1000। उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वैल्यू को छोटा करना है भाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है
अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बराबर वोटें हम निकालने लग गए, हाँ यही तो है, मैं कह रहा था इसको, यही तो समझा काफी रहा बड़ा था। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ ठीक तो कह रहा, टोटल वोटर नंबर ऑफ एमसी, मैं यही तो कह रहा था। तो देख लो इसको एक। अच्छा, देख लिया है, एक यही एमएलए, है। सही है। एक एमएलए का इलेक्शन, एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी? मैं यही तो कह रहा था, सभी एमएलए को जोड़ हाँ के वही लिखा है। तो मतलब एमएलए की डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू? पॉपुलेशन पे। इसका मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उस स्टेट का एक एमएलए के मत मूल्य की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज्यादा। वोट मतलब इंग्लिश इसका में मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोट मूल्य, वोट वैल्यू। वोट वैल्यू। हाँ, तो यहां से हम एक सिंपल सा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यूपी के केस में पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये कितनी बढ़ जाएगी टोटल? हाँ, दो चीजें हैं भाई, इलेक्टेड एमएलए अगर बढ़ेंगे तो भी एमएलए की कम वैल्यू हो रही है, ठीक है, लेकिन ये कितनी बढ़ जाएगी? एमएलए कितने हैं आपके यूपी में? 400। और कम से कम कितने होंगे? कम से कम स्टेट वाले में 5-6, तो भी ये कितने का जंप हुआ? मैक्स टू मैक्स जंप कितने का हुआ? मैं मिनिमम सिक्किम का है तो 500 गुना। लेट से ये 500 गुना ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इसकी सोचो पॉपुलेशन की। सिक्किम की 1 लाख पॉपुलेशन है, 500 गुना नहीं, और- सबसे 400 गुना है कहीं। और यूपी की किसकी? यूपी की करोड़ों में 25 population। करोड़। तो सोचो वोट वैल्यू पे कितना ज्यादा असर पड़ जाएगा। यही दिक्कत है कि अगर मैं नंबर्स के टर्म्स में बात करूं तो एक यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है। सिक्किम की एक 7। यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है? 208 है। और सिक्किम की कितनी है? 7 है। मतलब और वो छोड़िए, सारे नॉर्थ ईस्ट इकट्ठे कर लें तो भी एक यूपी का एमएलए उस पर भारी पड़ जाएगा। साउथ का भी सोच सकते हैं। नहीं, साउथ तो यार इतना छोटा नहीं है, साउथ में तो इतने कम थोड़ी है वोट की वैल्यू, पॉपुलेशन ठीक ठाक है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसीलिए अब एक चीज दिक्कत हो गई कि यूपी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ाता है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देता है। अब इस हिसाब से तो फिर और स्टेटों की तो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गई। तो इसीलिए नए हम जो ये पॉपुलेशन वाली चीज यूज करते हैं वो 2011 की यूज नहीं करते, ना 1991 में यूज करते, वो हमने फिक्स कर रखा है। मतलब बेस वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है कितने पे? 1971 पे, ताकि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं उनको एक रिवार्ड मिल सके, वो मतलब कम फील ना करें। अब जैसे अपने साउथ वाले स्टेट्स हैं वो उन्होंने काफी अच्छे पॉपुलेशन मेजर्स लिए हैं। अब केरला का जो अपना ये है फर्टिलिटी रेट, ये 2 से कम है, 1.6 के आसपास है, तो काफी अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस करी है। यूपी की अभी भी 2+ है, आइडियल 2.1 होता है, तो उनको एक बूस्ट मिल सके, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनका भाई, पॉपुलेशन घटाने की वजह से उनको उल्टा नुकसान सहना पड़ रहा है कि भाई प्रेसिडेंट या किसी भी इलेक्शन के केस में उनको ये नुकसान जो हो रहा है। वित्तीय जो वित्त, इसीलिए डिलिमिटेशन भी लागू किया गया है 2027 तक, ताकि क्योंकि डिलिमिटेशन भी तो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही होता है। 2026 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट, ऐसा डिसाइड होता है। वही तो कह रहा है डेलीगेशन, तो डिलिमिटेशन बोलते हैं क्या उसको? डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन तो डेलीगेशन बोलता हूँ। डेलीगेशन तो बहुत अलग है। डिलिमिटेशन समझ गए? 1971 को बेस ईयर क्यों बनाया गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, वो आपको पता ही होगा कि जितने भी प्रेसिडेंट की चॉइसेस हैं वो ट्रांसफरेबल रहेगी। मतलब लेट से 1 2 3 4 कैंडिडेट हैं हमारे पास प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और आप अगर एमपी हैं तो आपको सीक्वेंशियल वे में कि मेरा सबसे पहला चॉइस ये है, नंबर 2 चॉइस ये है, 3 चॉइस है, 4 चॉइस है, ये हमें सीक्वेंशियल वे में एक उसमें लिख के देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा हो, अब पहले राउंड के बाद भी अगर क्या नहीं हुआ, कोटा नहीं अचीव हुआ, कोटा अचीव नहीं हुआ किसी से भी, जैसे अभी अभी वो केस बन गया था 25-26 वाला, तो जो 4th नंबर वाला सबसे जो लीस्ट जिसको वोट मिले होंगे ना,
उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे बाकी तीनों को। किस हिसाब से? पहले लेट से जैसे एक एमपी था, उसकी फर्स्ट चॉइस कौन था? फोर्थ वाला कैंडिडेट उसकी चॉइस था। तो अब क्या होगा, उसकी फर्स्ट चॉइस को तो हटा दिया जाएगा क्योंकि फोर्थ वाला एलिमिनेट हो गया। उसकी जो सेकंड चॉइस होगी वो उसकी फर्स्ट चॉइस हो जाएगी। समझ गए बात? मतलब उसका वोटर सेकंड वाले को मिल जाएगा। इस तरीके से जब तक कोटा अचीव नहीं होगा तब तक काउंटिंग, जब तक राउंड्स चलते रहेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 राउंड चले अभी तक। उस केस अचीव नहीं होगा 51 वीवी गिरी के केस में कोटा अचीव होने के चक्कर में 2 राउंड चले थे भाई। ठीक है, वरना तो इतिहास ऐसा रहा है हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शंस का कि ये जितना प्रोसीजर जितना कॉम्प्लेक्स है ना उतना सिंपल इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। बस ये थ्योरेटिकली इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोई मुद्दा होता ही नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है जिसकी यूपी उसका प्रेसिडेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती नहीं, प्रोबेबिलिटी की छोड़ो, एमपी जिसकी सरकार है, सीधी बात है, उनका तो एक वोट की वैल्यू 708 है। यूपी और बिहार में जिसकी गवर्नमेंट है। हाँ, मतलब हम बोलने को हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, और ज्यादा डीप में नहीं घुसते, डीप में घुसेंगे तो ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। काउंटिंग वाउंटिंग में हम नहीं घुसते हैं, काउंटिंग मैंने समझा ही दिया तुम्हें। काउंटिंग का क्या चक्कर है कि जब तक कोटा अचीव नहीं होगा तब तक राउंड्स चलते रहेंगे, वो भी उन्होंने दे रखा है। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन संविधान में कैसे होगा, ये किसके हाथ में पावर है? पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। और ये आर्टिकल 71 के हिसाब से, आर्टिकल 71 क्या कहता है कि इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का वो कौन रेगुलेट करेगा? पार्लियामेंट। और वो इस पे लॉ बना सकता है। ठीक है भाई, और ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 71 में। तो उन्होंने इनेक्ट कर रखा है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। सिंपल सा है, प्रेसिडेंट इसके हिसाब से प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। क्योंकि जब संविधान बना तब कोई भी प्रेसिडेंट चुनने का ये जो मेथड है ये तब नहीं था। मतलब 1947 में ये मेथड नहीं था। उस टाइम तो डायरेक्ट ही चुन लिया गया था, किसको? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन 52 में फिर क्या बनाया गया? एक प्रॉपर लॉ इनेक्ट किया, किसने? पार्लियामेंट ने, कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। तो उसकी क्या क्या वो है पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स इस बार सीडीएस में गए थे। तो पहला पॉइंट क्या है भाई? अच्छा, अब तो देखो भाई, क्वालिफिकेशन तो हमने बताया नहीं प्रेसिडेंट के लिए, कुछ नहीं है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 वर्ष का होना चाहिए। तो वो तो अब मैं भी हूँ, मैं भी हो जाऊंगा लेट से 35 से हूँ, ज्यादा उम्र वाली तो बहुत बड़ी जनता है। अब इतने लोग अगर पहुंच गए जाके कि मैं लड़ूंगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कोई उसके लिए वो कंडीशन नहीं है कि भाई एमएलए होना चाहिए या कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और नंबर 2 35 वर्ष से ज्यादा। अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया 5 मेथड से किसी से भी हो सकता है। ठीक है भाई, सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। तो वो बाहर से आके बस उसको सिटीजनशिप मिली होनी चाहिए। तो अब इतना ज्यादा रस ना हो, इतना पैसा खराब ना हो। मान लो सारे जने पहुंच गए 35 से ज्यादा वाले, लीगली तो उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो तो पूरा कर रहे हैं कंडीशन को। तो इतनी भीड़ ना हो उसके लिए 50 साल एक अच्छा सा क्या बना दिया गया है, प्रोसीजर लॉ इनेक्ट कर दिया गया प्रोसीजर। तो वो उसी के लिए कि बस जो जेन्युइन बंदे हैं वही इलेक्शन पद की गरिमा के तो लिए। पद की गरिमा तो इन- गरिमा तो कुछ नहीं है। नहीं, तो पहला क्या कह रहा है गवर्नमेंट यहीं तक दिया था उस कि टाइम। जो नॉमिनेशन पेपर होगा, जितना नॉमिनेशन बड़ा पद है उसकी गरिमा बनाए रखनी है। नॉमिनेशन पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्चा। पर्चा भरने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? नामांकन पत्र। एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। अच्छा, इलेक्टर्स कितने थे हमने देख लिए, प्लस 50 एज सेकेंडर्स। मतलब मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 100 बंदे जो जिनका नाम
वोटर लिस्ट में है, प्रेसिडेंट की वोटर लिस्ट में जिन 100 बंदों का नाम है वो आपके साथ होने चाहिए, तो हम पर्चा भर सकते हैं। उनमें से 50 एज ए प्रपोजर्स, 50 एज सेकेंडर्स। ठीक है, प्रपोजर्स मतलब जो जाके प्रपोज करेंगे या जिनके साइन चाहिए हमें। ठीक है, और बाकी 50 के में मतलब 100 बंदे आपके साथ एटलीस्ट होने चाहिए। उनका डिवीजन ऐसे है, 50 एज ए प्रपोजर्स, 50 एज तेरे सेकेंडर्स। दूसरा, कैंडिडेट के लिए फीस भरनी होगी भाई, जमानत राशि जब्त हो जाएगी वरना। अच्छा 20,000 गलत था मतलब। कंडीशन 11.11 रुपीज 15,000 क्या रहेगी भाई, रुपीज 15 की आपकी क्या रहेगी भाई, सिक्योरिटी अमाउंट। और इसमें एक बेइज्जती का भी प्रावधान बना दिया गया है, किस लिए, ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो डीमोटिवेट किया जा सके। उन्हें जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें डीमोटिवेट किया जा सके। अब ये भी कई बार हो जाता है कि मान लो मेरा एक स्टेट में है और वहां 100 बंदे हैं मेरे, फिर मैंने जाके कर दिया और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बस वो 100 बंदे ही कर रहे हैं, तो भी आपका नहीं होना कुछ भी, लेकिन वो भी आगे खड़ा हो गया। मतलब अभी भी इसके बावजूद भी एक चांस है कि भीड़ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं भाई, स्टेट 28 स्टेट है अपने पास, उसमें बहुत सारे इलेक्टर्स हैं, कमी नहीं है इलेक्टर्स की। तो मुद्दा ये कह रहा है कि अगर 1/6 वोट नहीं मिले, एटलीस्ट 1/6 वोट नहीं मिले, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, बीफिटेड हो जाएगी। फोर्टिफाइड बोलते हैं इसको, बहुत सही शब्द है, फोरफिटेड। इसका मतलब एक बेइज्जती कह सकते हैं हम। हमारे गांव में ना बोलते, कई बार में ऐसे सरपंच कोई भी खड़ा हो गया, भाई कोई भी हो सकता है, उसमें कोई वो थोड़ी है 21 साल की उम्र चाहिए, 21 चाहिए, कोई भी खड़ा हो गया। अब कोई भी खड़ा हो गया लेट से, तो बड़े बूढ़े बोलते हैं कि इसकी तो जमानत राशि भी जब्त होनी है, तो उसका कोई सपोर्टर है नहीं, वो ऐसे ही खड़ा हो गया। तो ऐसा होता है उसमें कि 10% वोट एटलीस्ट मिलने चाहिए पंचायत के इलेक्शन में। अगर 10% वोट आपको नहीं मिले तो आप की जमानत राशि जब्त है। ठीक है, वो बेइज्जती हो गई। तो 1/6 कितने हो गए भाई, ये क्या 1/6 कितने हो गए, चलो वो तो टोटल कितने पड़ेंगे। क्या है यार? तीसरा, an election dispute can either be raised by candidate or by at least 20 electors। मान लो इलेक्शन डिस्प्यूट में कोई दिक्कत लगी, इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन डिस्प्यूट, अब किसी को लगा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, मतलब अनफेयर इलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में बताओ। कोई भी कैंडिडेट, वो हम रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में भी बताते हैं, कोई भी कैंडिडेट या 20 इलेक्टर्स कहां जा सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट मतलब अगर 4 बंदे थे उनमें से एक को लगा कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो कर सकता है, या फिर 20 एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एक साथ गए और उन्होंने बोला कि हाँ भाई दिक्कत है, तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए पढ़ रहे थे हम, ये आर्टिकल 71 के पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल 71 पे सवाल 2023 के प्रीलिम्स में आया है, और सवाल क्या था, आर्टिकल 71, हाँ तीसरे नंबर पे सवाल था। तीसरे में कुछ हम आगे इन डेप्थ पढ़ते हैं कि लेट से ये कहाँ होगा इलेक्शन डिस्प्यूट, कहाँ जाएगा ये, कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और लेट से सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी मान लिया कि हाँ ये क्या था, इलेक्शन गलत तरीके से हुआ था और इलेक्शन को वॉइड कर दिया गया। अब जितने दिन तक, भाई एक सुप्रीम कोर्ट ये तो है नहीं पहली हियरिंग में ही सुना देगा, जितने दिन तक वो केस चलेगा इतने सेल वाला रूल तो लागू होगा, देयर सेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो कभी हट नहीं सकता। और वो कौन रहेगा, वो अनफेयर वाला बंदा रहेगा। लेकिन जितने भी वो रहेगा इतने उसके जो भी डिसीजन होंगे उन पे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, जो उसके रहेंगे वो माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट हटेगा तो स्टेटमेंट ये है कि if election is declared void by the Supreme Court, then the actions taken by the President shall not be invalidated। इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो वैलिड ही रहेंगे,
सैलरी में नहीं बढ़े, ठीक है, समझ गए बात को। जहां जहां उसने साइन किए होंगे वो मान्य होंगे, क्योंकि उस टाइम पे उस पद पे वो बंदा था, ठीक है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है, ठीक है। उन मुद्दों के अंदर कौन सा आता है, मतलब अगर उस वहां नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते इस मुद्दे को लेके कि इलेक्शन गलत होगा, ठीक है भाई। और एक ये तो नॉर्मल अंडरस्टूड है कि भाई अगर कोई वैकेंसी है इलेक्टोरल कॉलेज में, लेट से कोई एमपी नहीं है या कोई एमएलए नहीं है, तो उससे उसके इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ, उससे ये चीज होता है कि फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो जाएगी और वोट की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, वोट की वैल्यू घटने का। और ये मैं एग्जैक्ट डेटा बता सकता हूँ कि एक एमपी की 2022 में वोट वैल्यू 700 थी, क्योंकि J&K की असेंबली डिजोल्व थी, तो वो वाले एमएलए हटके 708 से 700 हो गई, उसके लिए इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब भाई की बात पे आते हैं। 71 वाइस प्रेसिडेंट पे भी लागू है भाई, ध्यान रखना। 71 वाले जो भी रूल है वो वाइस प्रेसिडेंट पे भी लागू रहेंगे। क्या थी जम्मू कश्मीर की? जो डिजोल्व थी ना उस टाइम पे 2022 में, तो जो अपना फॉर्मूला था नंबर ऑफ एमएलए, समझ रहे हो बात को, तो वो वाला हट गया, तो वहां से इतनी वैल्यू हट गई, तो उसके वजह 708 से कुछ डिक्रीज हो गया नेट वैल्यू में। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, क्वेश्चन बना था, और मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेटमेंट थी एक स्टेटमेंट। द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस है, इलेक्शन कौन करवाता है भाई, ईसी करवाता है। और द रिटर्निंग ऑफिसर इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जो सेक्रेटरी जनरल रहेगा लोकसभा का, वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा लोकसभा का और राज्यसभा का, और ये रोटेशन में चलेगा। और ये किस में चलेगा, रोटेशन में चलेगा। रोटेशन का मतलब समझ रहे हो, एक बार वो एक बार वो। और ये कन्वेंशन है, संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है। कन्वेंशन का मतलब समझते हो ना, एक बार लोकसभा से एक बार राज्यसभा से, तो ये होगा, ठीक है। तो यहां हमने खत्म कर दिया किसका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने खत्म कर दिया है भाई। ओके, क्वालिफिकेशन एक बार रीड कर देता हूँ। एज 35 या 35 से अबव होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो तो हो गया बस। और एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझते हो, इसके भी काफी लंबा डिस्कशन करा जा सकता है, तो मैं वो बता देता हूँ कि ये ऐसे पद हैं जिनको आप सोचते होंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन वो नहीं है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा गवर्नर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन वाले भी और स्टेट वाले भी, मतलब इनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं कर रहे। किस किस को फिर से रिपीट करेंगे, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज हो गए, एमपीज और नहीं एमपीज नहीं, एमपीज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। एमपीज को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट कर रहे हैं, किनको नहीं कर रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन में और स्टेट में, इनको हम किस में काउंट नहीं कर रहे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं कर रहे। हम ऐसा कह रहे हैं कि ये देश के सेवक हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हालांकि खा सकते ज्यादा गए रहे हैं भाई, पावर उनके पास है तो, लेकिन इनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद हम चलते हैं भाई, कहाँ पहुंच गए थे हम, 54 हो गया, 55 हो गया, इलेक्शन हो गया, और 56 है भाई, ये तो कह रहा हूँ सदन का सदस्य हैं। 56 कहाँ हो गए हम, 56 में कहाँ क्या है, टेन्योर है भाई। टेन्योर कितना रहेगा भाई एक प्रेसिडेंट का, 5 साल। और भाई ये भी लड़ सकता भाई, एमपी एमएलए भी है क्या, एमपी एमएलए रहते हुए नहीं, ऐसा नहीं है, उसको रिजाइन करना पड़ेगा भाई। रिजाइन तो करना पड़ेगा ना, लेकिन उसको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, और ना ही कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ते हुए।
समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? मैं भी लड़ सकता हूँ, अगर मैं कल को आईएएस ऑफिसर बन गया तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैंड कर रहा हूँ तो। लेकिन ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दोनों जगह पे और गवर्नर, इनको हम कह रहे हैं ये देश के सेवक हैं। ये कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे, ये तो हमारी सेवा कर रहे हैं उल्टा। तो ये रहते हुए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस पे छोटा सा डिस्कशन हो सकता है लेकिन वो नहीं करेंगे, वीवी ग्री वाला ही। चलो छोड़िए। अब हम आते हैं 56 पे। फोन का बैटरी लो हो गया, 2% हो गया। क्या 2% बैटरी। 2% बैटरी है?